Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will going to start the new chapter electromagnetic wave. That was the last chapter of first book. So, what is the electromagnetic waves? How can we produce an electromagnetic waves? And what is the concept of electromagnetic waves? Electromagnetic waves वो चीज़ है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लाइज करते हैं, राइट और दोनों लाइज करता है परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जितनी भी हम लाइट रेज पढ़ते हैं, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो या फिर विजिबल रेज में भी जो भी लाइट रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये हम अभी इसमें क्लियर करेंगे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। ये मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन के थ्रू प्रूफ करा। तो यही चीज़ें हम आपको इस चैप्टर में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन है, या हम बात करें एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, राइट। तो पहले तो हमें अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट का मतलब है कि जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है या फ्लो ऑफ चार्जेस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं कंडक्शन करंट। एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट? लेट्स सी दैट। फॉर दैट इस डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर कंसेप्ट ऑफ मैक्सवेल एंड एम्पियर्स इक्वेशन को समझने के लिए कंसिडर कीजिए एक कैपेसिटर है and this capacitor is connected through a battery and a current flow in the capacitor through the battery, positive and negative, that is the current I, right। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू इस तरह से फ्लो हो रही है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस यानी कि बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है और इस तरीके से इस कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा है, हम ये कह सकते हैं, राइट। सो इन दैट केस हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको याद होगा। व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ? एम्पियर सर्कुलर लॉ था, एम्पियर्स ने एक लॉ दिया था कि जो लाइन इंटीग्रल है B डॉट डी एल यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट इनटू I, वेयर I इज द नेट करंट फ्लो थ्रू इट। जो नेट करंट फ्लो हो रहा है उस इनक्लोज सरफेस के अंदर उसके बराबर होगा I, ठीक है। तो ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ था। अब अगर हम यहाँ पर दो क्लोज सरफेस लें यानी कि दो लाइन इंटीग्रल लें, एक ये है और दैट वाज फर्स्ट, दैट इज द सरफेस S1 एंड दैट वाज द S2। S2 क्या है? वो दोनों प्लेट्स जो कैपेसिटर है उन प्लेट्स के बीच में प्लेस्ड है, और ये यहाँ पर जो कंडक्टिंग करंट है यानी कि जो कंडक्टिंग वायर है उसको क्लोज कर रहा है। तो 4S1 S1 सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें S2 के लिए, फॉर S2 तो दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, दैट इज मीन्स जीरो। अब यहाँ S2 में जो कंडक्शन करंट है, जो करंट की वैल्यू है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लाइन इंटीग्रल है B डी एल का वो क्या किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। बट इट इज नॉट बी पॉसिबल कि यहाँ पर अगर दोनों कंडक्टिंग दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर चार्जेस स्टोर हो रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमने जो जीरो रखी है, तो इसका कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड S2 सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, और विच इज़ नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चेंज आ रहे हैं, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों प्लेट्स के बीच में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी, मैंने बताया आपको कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। जो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है
वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ रहे हैं, लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ इस चीज़ को डिनाई करता है। सो इज दैट मीन्स कि एम्पियर सर्कुलर लॉ इज नॉट ओबे फॉर द सरफेस S2। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, राइट। तो उन्होंने जब ये कंसेप्ट कहा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के बाद जो मैक्सवेल ने ये कंसेप्ट कहा कि जो S2 है, S2 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इज नॉट अ ट्रू, कि S2 सरफेस के अंदर भी कोई एक करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट को कहते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट जो फ्लो होता है ड्यू टू द, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो उस फ्लक्स में चेंज होने के साथ साथ एक करंट डेवलप होता है, उस करंट को क्या कहते हैं, उस करंट को नाम दिया गया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखिए, सॉरी, उस करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट करंट? देखिए, वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, that is E is equal to sigma upon epsilon naught, or we can say that is E is equal to sigma, that means Q upon A, और epsilon naught यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। तो that was the value of E इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज फाई इज इक्वल टू दैट इज E इंटू ए, राइट। सो फाई ई इज इक्वल टू E Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कैंसिल, तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T, टाइम के साथ साथ अगर हम डिफ्रेंशिएट करो तो डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। आफ्टर दैट वी सी दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जो चार्जेस की वैल्यू है दोनों प्लेट्स के बीच में, या दोनों प्लेट्स की जो चार्जेस की वैल्यू है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी is known as the ID that is means displacement current. So d phi E upon dt is equal to 1 upon epsilon naught into ID, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है that is ID is equal to epsilon naught into d phi E upon dt. So that was the value of displacement current. अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये दोनों प्लेट्स के बीच में हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों प्लेट्स के बीच में करंट जीरो है। तो इसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, यानी कि I प्लस आई डी, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के इक्वल। या हम इसे कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। तो यहाँ से ये मैक्सवेल इक्वेशन को रिलेट किया गया, राइट क्लास। और यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैपिटल C, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पर कैसे रिलेट करती है। क्लियर। तो यहाँ से हम इन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लाइज करते हैं। तो इसके बाद हम ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लाइज करते हैं।
किस तरह से वो लाइज करते हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ होती है, या स्पीड ऑफ लाइट से वो कैसे रिलेट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट वाज अबाउट द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, और ये कंसेप्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का। राइट क्लास, सो जस्ट फॉलो दिस लेक्चर and note down it, and if you have any query then you can consider to me, you can ask to me directly. Thank you.